सबसे पहले एपिसोड में आज हमारे सबसे पहले एपिसोड में जो भैजी मौजूद है, उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में एक अच्छा नाम कमाया है। दोस्तों, मैं उनके बारे में अपने मुंह से ज्यादा ना बोलते हुए मैं स्वागत करता हूं अमन सिकोला जी का। तो बहुत बहुत स्वागत है अमन सिकोला सर आपका। सर, अगर मुझसे कोई बातें छूट गई हो तो मैं आपसे उसको जानना चाहता हूं। थैंक यू विनोद, बहुत अच्छा परिचय आपने हमारा दिया है और इसी के साथ मेरा परिचय सदैव रहता है कि आई एम वेरी ग्लैड टू टेलिंग यू आई एम फ्रॉम द स्टेट कॉल्ड देवभूमि उत्तराखंड एंड व्हिच इज द बर्थ प्लेस ऑफ मां गंगा एंड इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। आई एम फ्रॉम द स्टेट दैट gave birth to Natsak Bharat after which all world and India was named, which is a matter of great pride for us because हम सब कहते हुए बड़े हुए हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, राइट। देखो अमन जी, वैसे मैंने आपके बारे में काफी स्टडी करी है। आप एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हो और आपने कई क्षेत्रों पर काम भी किया है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने एक्टिंग के क्षेत्र को चुना, आप मॉडलिंग में भी अच्छे रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी आप अच्छे रहे हैं और आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतना एनर्जी, इतना जोश, इतना जज्बा आता कहां से आपके पास? जब हम पैदा होते हैं तो हम बहुत सारी प्रतिभाओं को अपने अंदर समेटे होते हैं। जरूरत होती है हमें सिर्फ वेकअप कॉल की। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था वो उड़कर लंका में पहुंच सकते हैं, तो उनको उनकी शक्तियां याद कराई गई कि आप एक्चुअल में ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ही मेरा माहौल है, मेरा परिवेश है जो मुझे पल पल प्रेरणा देता है, मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने की दिशा में। तो उस टाइम मैं वही करता हूँ जो मेरे माइंड में चीजें आती हैं और हम सभी में सभी प्रतिभाएं छिपी हैं। जैसे मैंने अभी बोला है, जरूरत सिर्फ वेकअप कॉल की है, तो मैंने खुद को ही वेकअप कॉल दिया हुआ है कि हाँ, मुझे बढ़ना है और निरंतर बढ़ते रहना है। तो आपके जीवन में ऐसा कौन है जो आपको हनुमान जी की ताकत दिखाने के लिए आया? मेरा परिवेश, और उस परिवेश में आते हैं मेरे माता पिता, जहां से मुझे पल पल प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, कुछ अच्छा करने की और जीवन के उतार चढ़ाव को समझने की। तो सबसे अच्छा परिवेश और सबसे महत्वपूर्ण परिवेश, हमारी सबसे बड़ी पाठशाला, हम सदैव कहते हैं कि हमारी माँ की गोद से बड़ी ना कोई पाठशाला है। आपने ये कविता सुनी भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमारा फैमिली परिवेश में सबसे आगे निरंतर गतिमान करता है पथ की ओर। अच्छा, तो आज आप जिन जिन क्षेत्रों में हो, तो क्या बचपन से आपकी बड़े होकर प्लानिंग थी कि आपको इन क्षेत्रों पर जाना है? देखिए, जब हम एक बाल मन में और युवा मन में होते हैं तो कई सारी गतिविधियां हमारे साथ चल रही होती है और जिस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से हमारे व्यक्तित्व के अनुरूप हमारा जो एक व्यक्तित्व है वो निकल कर आता है और हम उस पर वर्क करते हैं। तो जिस हिसाब से आगे एज होती रही और मुझे चीजें समझ में आई जिसमें मुझे लगा कि हाँ, इसमें अच्छा स्कोप है और मैं जन जन तक एक अच्छा मैसेज दे सकता हूँ, तो मैंने वो क्रियाकलाप अपने जीवन में बुने और उन पे काम किया। अच्छा, अब एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो बचपना है, देखो सबका बचपना किसी न किसी गतिविधियों में, कोई शरारती होता है, कोई शैतान होता है, परेशान करता है, तो आपके जीवन में भी कुछ आपने ऐसी कोई शरारत करी है? बिल्कुल, शरारती तो सभी बच्चे रहते हैं और मैं भी रहा हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मैं कभी शरारती नहीं रहा, बल्कि बहुत ज्यादा रहा हूँ। लेकिन वो शरारती हमें कहीं ना कहीं जीने के उद्देश्य भी सिखाती है और जीने का मकसद भी बताती है। जरूरत है हमें अपनी सिर्फ सोच पे नियंत्रण रखने की कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव ना हो, और वो हमारे घर का वातावरण देता है। तो उसके लिए मैं हमेशा अपने घर वालों का आभारी रहता हूँ, अपने माता पिता का आभारी रहता हूँ। तो आपके माता पिता से आपको ऐसी क्या चीज सीखने के लिए मिली जो आज भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में? संस्कार सबसे पहले, क्योंकि हमारा सबसे पहला व्यक्तित्व संस्कारों का होता है। उन्हीं मूल्यांकनों के आधार पर हम अपने जीवन को चयनित करते हैं कि हमें अपना जीवन किस दिशा में लेके जाना है, और वो अगर हमें अच्छे मिले तो हमारी सब चीजें लाइफ में अच्छी रहती हैं, और वहीं से हम नेगेटिव हो जाते हैं तो आगे जाके मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी अपना लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। ओके, जैसा कि मुझे पता है आपके बारे में कि आप एक तीर्थ पुरोहित परिवार से आते हैं और आपने कई सारी जगहों पर जाकर धर्म के बारे में भी चर्चाएं करी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो ये धर्म के बारे में लोगों के बीच जाकर बातें करते हैं, तो इससे आप ऑडियंस को या जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? विनोद जी, धर्म के बेस पे ही हमारा जीवन चक्र चलता है। मुझे ऐसा लगता है हम जिस परिवेश में, जिस धर्म में हम जुड़ते हैं और धर्म के ही अनुरूप हमारे कर्म बनते हैं। तो यदि हमारे कर्म अच्छे और धर्म के प्रति हम सचेत है तो हम लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको पा नहीं सकते।
बिल्कुल। और धर्मो रक्षति आपने सदैव सुना होगा। तो ये इस चीज का मूल्यांकन भी है, और किन मानकों के आधार पर हम जीवन की कसौटियों पर खरा उतर सकते हैं, ये हम धर्म के कदम पे ही, नक्शे कदम पे चल के ही सीख सकते हैं। इसलिए हमें धर्म के प्रति सजग रहना, और धर्म के प्रति सचेत रहना, और धर्म के प्रति सजग रहना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि धार्मिक जो ग्रंथ है हमारे, इन ग्रंथों के अनुसार आप सबसे सुंदर किस चीज को मानते हैं? सबसे सुंदर तो प्रकृति है, और प्रकृति को माँ कहा गया है। और अगर हम धर्म के अनुरूप देखें तो उसमें राधा नाम सर्वोपरि है। बिकॉज ग्रंथों में भी वर्णित है कि वेणु कला नपतिता स्खलितम शिखंडम वृष्टम च पीत वस्त्रम ब्रजराज सोनो यस्या कटाक्ष सर्वपात विमोक्षितस्य ताम राधिकाम परिचारम कदा रसन्। अर्थात जिनके सुंदर रूप को देखकर भगवान विश्वपति विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की मुरली उनके हाथ से छूट जाती है, तो उनके अनुरूप तो मुझे नहीं लगता, या उनकी तुलना में संसार में कोई भी अति सुंदर हो सकता है। और एक मंत्र भी है कि राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा च मंत्र दात्री च राधा। अर्थात मंत्र की जो साधना है वो भी राधा है, और जिनका नाम है वो भी राधा मंत्र है, और जो देने वाली है वो भी राधा है। तो प्रकृति में मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे सुंदर राधा माँ ही है, और जो कि हमारे पुराणों में भी वर्णित है। हाँ, ये बात आपने सही बोली है। और काफी सारी हम पहले से ही नाटक वगैरह देखते थे, तो इन चीजों में भी ये चीज हमने बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करी है। तो अब एक सवाल आपसे और है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपके साथ, वैसे जो बात करने में रियल बहुत मजा आ रहा है। शायद जिस तरीके से मैंने रिसर्च किया आपके बारे में, तो आपकी एक किताब भी है जिसका शायद नाम है नारी शक्ति का परिचय। तो आप इस पुस्तक के जरिए नारी शक्ति को किस मानसिकता के साथ लोगों के बीच प्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमें नारी शक्ति को प्रमाणित करने की आवश्यकता है, बिकॉज प्रकृति ही नारी है। और हम धार्मिक अनुरूप भी देखें तो शिव में से अगर हम ई मात्रा हटा दे तो शक्ति बिना शिव भी शव है। और सिर्फ हमें वही वेकअप कॉल, आज की जो नारी हैं उनको एक वेकअप कॉल की आवश्यकता है, क्योंकि हमें संसार में लाने वाली भी हमारी माँ है। और लिखा भी हुआ है कि यस नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारियों का आदर है वहां पर देवता निवास करते हैं। तो इसी के अनुरूप मुझे लगा कि एक कुछ ऐसी पुस्तक लिखी जाए जिसमें नारी का वास्तविक शक्ति के अनुरूप उन्हें अनुभूति कराया जाए कि उनका जो वो, चाहे वो हमारी माँ के रूप में हो, चाहे हमारी बहन के रूप में हो, चाहे हमारी पत्नी के रूप में हो, और चाहे भार्या के रूप में, विभिन्न रूपों में वो हमारी मदद करती हैं, जो दिनचर्या से इतनी व्यस्त हो जाती हैं और कभी भी थकावट का चिन्ह उनके फेस पर नहीं हमें देखने के लिए मिलता। तो एक पुस्तक की लेखनी रूपी माला में मैंने उसको पिरोने का काम किया है, और वो पुस्तक आप पढ़िएगा। मुझे लगता है उसे पढ़कर आपको भी आनंद आएगा, और वास्तविकता में जो नारी शक्ति का परिचय है आप उससे अनुभूत और फलीभूत होंगे। तो उस पुस्तक के कुछ लेख आप हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत कर सकते हैं? बिल्कुल, लेख उस पे यही है कि नारी की एक जो शक्ति है उसको उजागर और उसको वेकअप कॉल किस तरह दिया जाए, एक पुरुष की नारी के जीवन में क्या सहभागिता है, इस चीज को दर्शाने का काम उस पुस्तक में किया है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, जैसे नारी यानी कि हमारी माँ जी, हमारी बहन, हमारी बेटियां, और अब गंगा के ऊपर भी बहुत सारे काम आपने करे हुए हैं और अभी भी आप करना चाह रहे हैं, तो इस पर आपका मेन मोटिव है क्या है? देखिए, गंगा हमारे जीवन का आधार है। गंगा सिर्फ मोक्षदायिनी या स्वर्ग प्रदायिनी नहीं है, विश्व स्तोता है। और भारत के अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र हमारी गंगा माता है। और अगर गंगा के कॉन्सेप्ट पे हम वर्क करें, क्योंकि हम तीर्थ पुरोहित फैमिली से भी आते हैं, तो हमारी तो जीवन शैली पूर्णतः उन पे निर्भर है, चाहे वो किसी भी रूप में देखा जाए। और मैं जब भी एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जब बच्चों के बीच में जाता हूँ, तो वहाँ मेरी एज के स्टूडेंट मुझे मिलते हैं। तो जब हम उनसे बात करते हैं कि गंगा जो है वो मोक्षदायिनी, स्वर्ग प्रदायिनी, तो साइंस के स्टूडेंट को बताना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो धार्मिक ग्रंथ नहीं सुनते और उन चीजों से कनेक्ट नहीं है, तब उन्हें बताना कि दैट इज नॉट लेक्चर, इट जस्ट अ प्रीटी कन्वर्सेशन वी गोइंग टू हैव यू। देन उन्हें बताना कि गंगा का जो एक एस्पेक्ट पे, 3 एस्पेक्ट पे मां गंगा का वर्क होता है, जिसमें एक लॉजिकल, साइंटिफिक और रिलीजियस है। आप बात करें रिलीजियस की, तो हमारे एक बहुत वरिष्ठ गुरु आदि गुरु शंकराचार्य हुए हैं, जिन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक मां गंगा पर लिखा है कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारली तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम सिरास्ता तपत कमले। इसके अतिरिक्त
हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, क्योंकि गंगा किसी मजहब या जाति या नहीं है। परंपरा से नहीं जुड़ी, बिल्कुल। गंगा प्रत्येक एक जन की है। सबकी है। तो हमारे एक वरिष्ठ कवि रहे हैं अलाम इकबाल साहब, जो मोमडन उससे रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि ए आबरू गंगा वो दिन याद है तुझको, उतरा जब तेरे तट पे कारवां हमारा। तो इस प्रकार हर जाति, मजहब, सभ्यता और परंपरा ने माँ गंगा को अपने अंदर स्थान दिया है और उनका सम्मान किया है। अब हम बात करें साइंटिफिक, तो आप देखिए कि पानी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं अर्निस्ट, जब वो हरिद्वार आए उन्होंने गंगा जल पे शोध किया, दैट इज बैक्टीरिया, फ्लोरा बैक्टीरिया। तो उन्होंने गंगा जल को और जल को दो भागों में डिवाइड किया, एक में साधारण जल डाला, एक में गंगा जल डाला और उसमें उस बैक्टीरिया को डाला। आप यकीन मानेंगे मात्र 3 घंटे में गंगा जल ने उस बैक्टीरिया को शोषित किया और फिर भी उसमें 50% अधिक मिनरल्स बने रहे वो साधारण जल की तुलना में। तो ये साइंटिफिक प्रमाणित करता है कि गंगा वास्तव में शुद्ध है। और हम इकोलॉजिकल बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे जो तटों की गंदगी है और हमारे एक कई सारे बेस ऐसे होते हैं जिन पे हम वर्क नहीं करते, और जब हमारी गंगा सूखती है, जो वो कर्ण हम देखते हैं और उन पे सफाई करते हैं, तो उन मूल्यांकनों के आधार पर भी रिसर्च में पाया गया कि इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी गंगा खरा उतरी है। और उन्होंने ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दिखाया, बल्कि तीनों एस्पेक्ट पे माँ गंगा जो वर्क है वो बहुत ही एक बेहतरीन रूप में आया है उभर के। ठीक है, यानी कि आप इसको साइंस के तरीके से भी, हाँ, इकोलॉजिकल से भी और धार्मिक तरीके से भी, बिल्कुल। तो तब बच्चों को समझ में आता है कि हाँ, कि गंगा का कॉन्सेप्ट वास्तव में जल है। और बात वही है, आप कान को उधर से पकड़िए अधर से पकड़िए, चीजें वही निकलनी है, बट समझाने का तरीका होना चाहिए जिस भाषा में जो व्यक्ति समझ पाए उसको उसी के अनुरूप बताया जाए। अच्छा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप गंगा के लिए इतना काम कर ही रहे हैं तो जो लोग गंगा को गंदा करते हैं तो उनके लिए आप कुछ बात बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहता हूँ गंगा को ही सिर्फ गंदा नहीं करते, अपनी माँ का आंचल को गंदा करते हैं। कहीं ना कहीं जब हम किसी को भी, हमारे यहाँ पशुओं में गाय को वो दर्जा दिया गया है माँ और गंगा को माँ, तो जहाँ का आप जल पी रहे हैं, जिस जल से आपको जीवन मिल रहा है, जिस जल से आपकी दिनचर्या, आपकी गतिविधियां जुड़ी हुई हैं, और जो जल प्रामाणिक दृष्टि से और पौराणिक दृष्टि से भी हमारे पापों को नष्ट कर रहा है, तो उस माँ के आंचल के छाव को जब आप लोग नाला करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी उस पाप के कारक कहीं ना कहीं बनते हैं। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि इस सोच को बदलें और गंगा को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, क्योंकि ये करके हम अपने लिए ही वर्क करेंगे, बिकॉज हम जिसको माँ कह रहे हैं उसके आंचल को हमें सदैव साफ रखना चाहिए। अच्छा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये किस तरीके से है कि आपको गंगा पुत्र बनना चाहिए और गंगा के प्रति आपको काफी सारे काम करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम कितने भी काम कर लें, हम कितने भी इंटरनेशनल बन जाएं, नेशनल अवार्ड ले लें, लेकिन जब हम अपना परिचय जाकर देंगे तो हम यही कहते हुए गर्वित होंगे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। और ये गंगा भांति भांति की कल्चर और इन्वायरमेंट एस्पेक्ट को लिए हमारी विश्व स्त्रोता है, भारत का मान है, स्वाभिमान है। तो हम उस भारत के मान को जिंदा कर रहे हैं, अपने स्वाभिमान को जिंदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी उनके प्रति बनती है कि हम उनको स्वच्छ रखें। तो ये तो एक अच्छा इंसान होने का भी परिचय है कि अगर आप उन मूल्यांकनों पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। तो अमन जी, डिस्कशन तो आपसे काफी सारा मुझे करना है और अभी काफी सारे सवाल मेरे हाथ में हैं आपके लिए, तो अभी एक सवाल मैं फिर आपसे पूछता हूं और मजा आएगा इसका जवाब जानने के लिए मुझे भी और हमारे दर्शकों को कि आपने कई सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड लिए हैं और आपको सम्मान मिला है इन अवार्डों से, और आप काफी सारी नामी मैगजीन के भी कवर बने हुए हैं, तो आप इन चीजों का श्रेय किसको देना चाहते हो? बिल्कुल, श्रेय तो सबसे पहले अपने माता पिता को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये जो लेखनी रूपी चीजें हैं और जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं और जो लाइफ के उतार चढ़ाव हैं उनमें उतरना, चढ़ना, जीना और उसमें ठहराव रखना और धैर्य रखना, ये सब सिखाया है। और साथ में मित्र भी मेरे उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारा जैसा वेदर और एटमॉस्फेयर होगा वही चीजें हम सीखेंगे। क्योंकि मेरे लिए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज भी उतनी मायने रखती है जितनी बहुत ज्यादा बड़ी मैंने अचीवमेंट पाई है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में चल रहे हैं। तो अगर पहली सीढ़ी नहीं होगी तो लास्ट वाली सीढ़ी का भी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है जितनी भी उपलब्धियां हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, मुझे बढ़ाने के लिए, मुझे ऊर्जा देने के लिए बहुत ही ज्यादा मेरे उसमें रही। यानी कि कामयाबी की सीढ़ी, यानी कामयाबी तक पहुंचने के लिए हम जिन सीढ़ियों पर चढ़कर जाते हैं
वो हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही है आपका। उसका एक ओके अपना स्थान है। ओके, तो अभी तक आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और काफी सारी चीज